जब जिंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की जमीन भी फट जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो, उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम शेफाली है और मैं जिस माहौल में आंखें खोली वह इंसानी व्यवहार की तीखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरे पापा मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करते थे और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थी। दादाजी का देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे पापा को मेरी माँ पर किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाते थे। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी पापा और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट-घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 7 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरे पापा मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आते थे। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे पापा की तरफ से मेरी माँ पर जो जुल्म सितम होते थे वह कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 13 साल की हो चुकी थी। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का ग्लास टूट गया था। उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया था। दादी का कहना था कि वह ग्लास उन्होंने बहुत महंगा खरीदा था, इसलिए मेरी दादी बहुत नाराज हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपने माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ जिंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरे पापा और भी ज़्यादा आग बबूला हो गए। मेरी दादी के कहने पर उस समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की लेकिन मेरे पापा को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, यह हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने पोते को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उसे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे पापा ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपने सीने से लगाए रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे, उनकी तसल्लियाँ और दिलासे जारी थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लूट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे पापा को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इन चीज़ों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं जिंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में जलजला सा आ गया था। उनमें से किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरे पापा मेरी माँ को तलाक दे सकते हैं और फिर बेटे को भी छीन सकते हैं। मेरे एक मामा थे और उनकी शादी हो चुकी थी। नाना जी इस दुनिया में नहीं थे। नानी जिंदा थी और बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटे की मिन्नत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाज़त दिलवा दी। मामा मामी भी इसलिए मान गए थे, शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठान कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरे मामा मामी मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि वह लोग मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, जरूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा, जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था।
लेकिन वह भी क्या कर सकती थी जब पति ने तलाक दे ही दी तो। उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, और जब भाई ऐसे हो तो फिर उनकी पत्नी कैसे जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती है। यहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 13 साल की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और दिन भर मुझे काम करना पड़ता था। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं पहले स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मेरे मामा मामी ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा, लेकिन वह भी मेरे मामा की गैरत को गवारा ना हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते। वह लोगों से बातें सुनना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बिठा कर रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मेरे मामा मामी से विनती करके मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फी भरने लगी थी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेडमास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 6th क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 2 साल बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छांव थी, वह भी हमें छोड़कर चली गई थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में होना एकदम बेहाल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती और मेरी मामी मेरी माँ पर हाथ उठाने से बाज भी नहीं आती। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मारपीट का निशाना बनना पड़ता था। मेरे मामा मामी घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे और यूं एक दिन मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी, जिसे पहले से ही मुझसे बड़ा 5 साल का बेटा था। मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। यूं वह मुझे लेकर अपने नए पति के पास आ गई, लेकिन माँ के द्वारा किया गया वह फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटी वाला प्यार दिया था। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 5 साल बड़ा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारागर्दी ही किया करता था। मेरे पापा ने मेरा साथ बहुत दिया था और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देखकर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप वह तो मेरी माँ को रानी की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग रूप होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं औरत की नाकद्र ही देखी थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की कद्र होते हुए देख रही थी। मेरे सौतेले पापा की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब मैं बीकॉम कर रही थी। तभी मेरी जिंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया था। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने पापा की वजह से चुप रहता था। हमें देखकर अपनी नाक भौं चढ़ाता और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पापा ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वह जवान खून था तो उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। मैं उस समय 19 साल की थी। एक दिन मेरे पापा और मम्मी एक साथ हादसे का शिकार हो गए थे। वह बाइक से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी और मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे पापा की सांस अभी चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे। मेरे सौतेले पापा, जो मेरे लिए सगे पापा से भी बढ़कर थे, वह पट्टियों में जकड़े हुए थे। उन्होंने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया था और उन्होंने अपने बेटे से कहा, माधव, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक बात चाहता हूँ कि तुम शेफाली का ध्यान रखना। यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने शेफाली को अपनी सगी बेटी समझा है और इसे सगी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और शेफाली का ध्यान रखना। यह कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने पापा से वादा किया था कि मैं शेफाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा, और भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वह बहुत बड़ी क़यामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर सौतेले भाई के अलावा किसी का भी हाथ नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वो अपने पापा से किया हुआ वादा भूल गया था। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, लेकिन मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था
और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले पापा ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई समझती थी, भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा के कपड़े की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी। जिसने सारी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं किया था, अब उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसी लत में लगकर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी। अब हम उसी घर पर, जिसका मेरे सौतेले पापा मालिक थे, अब हम उस घर में किराएदार बनकर रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी बीकॉम पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैंने भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक वह मेरा डर ही था और यह डर बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली, वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैं खामोश रही। तब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली, तो मैंने साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चे को मैंने कह दिया था कि वह मुझे घर में फ़ी ना दे। मैं उन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे के माँ बाप से बात की और उन्हें अपनी फ़ी के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने को कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। और तनख्वाह भी मैंने यह हिसाब रखा कि अगले महीने से मैं आधी तनख्वाह एक कमेटी में देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह ही घर लाने लगी। मैं भाई को नहीं बताई थी कि मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। मैंने उसे इतना ही कहा कि स्कूल वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटी के पैसे जो मुझे मिले थे, अब वह वहाँ पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अपने लिए जो कुछ भी करना है अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्म से अपनी ही बहन की कमाई पर चल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ता गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात भी नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जितनी सैलरी मिलती थी भाई फ़ौरन से छीनकर उसे जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर पर पड़ा रहता था और एक दिन तो हद ही हो गई, जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन यह बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी, अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस ना किया तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। यह कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाज़ा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया। वह मुझसे नफ़रत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। बेशक वह अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था। वह कहने लगा, पैसे बहुत ज़्यादा है, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछने लगी कि नहीं तो मुझे बताओ कितने कर्ज है, मैं कोशिश करूंगी कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूं। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों से जमा होने वाले पैसों का नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को यह बात कहना भी मेरी यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। उस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए मौजूद थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और मास्टर्स की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी।
मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा यह कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। मेरा भाई एकदम मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही हो? मैंने भाई से कहा कि भाई, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आप चाहे तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं यह बात भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10-15 दिन बाद उसे पैसे लाने को कहा, क्योंकि अगर मैं फौरन पैसे का इंतजाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो सकता था। आखिर 15वें दिन मैंने भाई को 5 लाख रुपए लाकर दे दिए और कहा कि ये कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देकर पागल ही हो गया था, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात वह बहुत देर से घर वापस आया था और वह मुझे नशे में लग रहा था। पहली बार नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो हंसने लगा कि बस यह आखिरी दिन था, आज के बाद मैं यह सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस समय वह नशे में था। हो सकता है कि भाई ने भी मुझसे झूठ बोला हो। मैंने यूं ही भाई से पूछ लिया, कर्ज कितना था? तो वह कहने लगा कि कर्ज तो 2 लाख था, वह मैंने तो चुका दिया, पर मैं 3 लाख का जुआ खेल लिया, जिसमें से ज्यादातर पैसे तो मैं हार गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 5,000 बचे हैं। यह सुनकर तो मेरे गुस्से की हद न रही। मैं गुस्से से भाई पर चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे? वह मेरे गुस्सा करने और चीखने चिल्लाने पर वह उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए? तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही यह कर्ज चुकाओगी। मैंने मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा और यहाँ तक कि मारते मारते बहुत थक गया और फिर चारपाई पर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन वह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन आवारा लड़कों का कोई भरोसा नहीं कि वह अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। जब भाई नशे की चंगुल से निकला तो उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह बहुत जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसे पूछा कि भाई क्या हुआ है? वह कहने लगा, कुछ नहीं। मैंने पूछा, तुम बताओ तो सही। तो कहने लगा, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी? लोगों का डर सही था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो कुछ भी नहीं देख सकते। लोग इसलिए काम नहीं देते थे कि वह उनका पैसा ले उड़ेगा। मैं वहां से चली गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जो सुकून से आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। मेरा इनकम पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए की सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर घर आ गए थे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में ना दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वह लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत नजरों से देखा तो इस बार उसका सर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं लाकर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था और अब मुझे उसकी नजरों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की।
एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद मैं अपने कमरे में सो रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी। वह आता था तो खाना खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हुई कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दो लोग खड़े थे, जिनमें से एक मेरा भाई था। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। भाई उस आदमी को कह रहा था कि देख लो यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात तो मैं भी इसके साथ गुजारूंगा। अरे यह मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार में ही इसे सगी बहन समझ बैठा था। इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैंने अब तक इसका रस नहीं पिया है। पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद यह कोई दूसरे भंवरे के पास जाएगी। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा जो भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया था। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया था। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और मैं यहाँ से ले जाऊंगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल सकता था। गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने उसे अपना भाई समझ बैठा था। सच ही तो कह रहा था, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था। ना बाप एक था न माँ एक थी। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और एक गैर लड़की के बीच होता है। वह खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेचकर पैसा कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमजोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है तुम कल आ जाओ। मैं समझ गई थी कि अब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने में देर नहीं है। वह आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर ली थी। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते गुजरी थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा करवाए थे वह कमेटी निकलने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें से कुछ रकम भी भर दी। वह सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दिए। अब मैं उस घर से भागना चाहती थी जहाँ पर मेरी इज्जत और जिंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ से अपने मंसूबा को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी लिया। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वह मुझे नॉर्मली बात कर रहा था। मैं जानती थी कि यह सब दिखावा ढकोसला है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए रसमलाई लेकर आता हूँ। वह जिंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी लेकिन भाई को शक में डालना भी नहीं चाहा था। मैंने कहा, ठीक है भाई तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन पुलाव दाल बनाया था क्योंकि वह भाई की पसंद का था। थोड़ी देर बाद भाई रसमलाई ले आया था। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे जैसे वह खाना खाता जा रहा था अपना सर हाथों में पकड़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, यह मुझे क्या हो रहा है। मैंने भाई के खाने की थाली में एक नशे की गोली मिला दी थी जिसका नशा बहुत तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जब घर से भागूं तो मेरा भाई मेरा पीछा करे। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही थी और वह भी अब बुरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, यह सब तुम्हारी हरकतें हैं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथ से फोन छीन ली। इससे पहले ही वह फोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो यह भाग जाएगी। यह सुनकर मैं डर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वह इंसान भी मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे जिससे मेरे भाई ने सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैं जल्दी से अपना सामान समेटी और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अभी शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ ना सके। बाहर बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की
जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिससे मैं काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आवाज़ आई, लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। यह सुनते ही मैं वहाँ से दौड़ लगा दी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट और मेरी पढ़ाई के कुछ फाइल्स वगैरह भी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली तंग गलियों में दौड़ते हुए ना जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज़ मुझे अभी सुनाई दे रही थी, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़े रोड की दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काटकर उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैं उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते हुए देखा। वह सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में गन भी थी। वह शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से यह सब देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुपकर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर में ना आ जाए। और फिर वैसा ही हुआ। वह लोग मंदिर भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे। लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और फिर वह लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। फिर मैं वहां से निकलने का इरादा कर रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुकी। उस ट्रक में से बस एक आदमी नीचे उतरा। वह उस ट्रक का ड्राइवर लग रहा था। उसका सफेद रंग और ऊंचा लंबा और काफी स्मार्ट था। वह ट्रक ड्राइवर देखने में काफी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खाने चला गया। मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़ी। उस पर पुणे शहर का नाम लिखा हुआ था। उसी शहर जाने का मेरा इरादा भी था। मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वह लोग जरूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे वहां भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में मैं बड़े आराम से उस शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि वह ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत में ट्रक में बैठने नहीं देता। मैं मायूस हो रही थी कि तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने एक छोटे से केबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहां पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि यह ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसी में घुस गई तो मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। मैंने उसे खोल कर देखा तो ट्रक का पिछला हिस्सा है, जहाँ से सामान लोड किया जाता है। वहाँ कपड़ों के बड़े बड़े से बॉक्स थे और उनके बीच में थोड़े बहुत जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया और उन कपड़ों के बॉक्स के बीच में घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ट्रक ड्राइवर वहां से पीछे जाकर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया था कि जहां से सांस लेने की हवा आती रहे, और अपने बैग से पेन निकालकर दरवाजे में फंसा दी ताकि झटके से दरवाजा बंद ना हो। मुझे अभी वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफ़र शुरू किया। मैं अपनी जगह सहमी थी। मैं बैठी रही। इतनी देर में उस इंसान को किसी का फ़ोन आया तो उसकी बात से अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। वह पुणे शहर ही जा रहा था जहाँ पर मुझे जाना था। अब मैं दबकर वहीं पर बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल ली। काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में एक जगह रुककर उसने एक ढाबे पर चाय पी थी। खाने पीने का कुछ सामान वह पैक करा कर ले आया और ट्रक पर बैठे बैठे ही खाने लगा। बचा हुआ खाना उसने केबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाज़ा चेक करने का ख्याल नहीं आया। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी, क्योंकि मैं भी बहुत देर से कुछ नहीं खाई थी और लगातार भाग रही थी। लेकिन मैं वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रही थी। मैं दरवाजे पर मौजूद एक होल था, उसी से ध्यान से देख रही थी कि उसे पुणे के आने का आसार नजर आ रहा था। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगा दी। तो मैं, जो पहले से आंख लगाए बाहर के मंजर को देखने में बिजी थी, मुझे जोर से झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरे वजन से दरवाज़ा खुला। मैं लुढ़कते हुए केबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान परेशान हो गया और ट्रक को साइड में करते हुए अंदर आया और लाइट ऑन किया। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो और ट्रक में कैसे आई? मैं उसके पांव पकड़ ली और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकलने को मत कहना। यह कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए अपने बैग से सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए।
जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर्स दिखाने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं एकदम से हैरान परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर को देखकर ऐसे क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, शेफाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया और मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल उसका हुआ था वही हाल मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से उसे पहचान गई। वह तो मेरा छोटा भाई था जिसे मेरे बाप ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक हुए हादसे से शोक की कैफियत में चली गई थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके कदमों में गिरी हुई थी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़े हैं। फिर उसने भी मुझे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरा वह जालिम बाप कब का मर चुका है और उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। वह ट्रक भी उसका अपना था और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उसे बचपन से मेहनत का शौक था। उसने अपने पापा से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर वह ट्रक ले लिया था और उसे चला रहा था। अभी पुणे में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को अपनों से मिला देते हैं। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी का जायदाद उसने अब मेरे नाम कर दी और कहने लगा, ये तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना नहीं करोगी। मेरे पापा ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसे ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है मैंने अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी छोटी तकलीफ पर तड़प उठता है, मुझे अपनी हथेली का छल्ला बनाकर रखे हुए है। वह भी शायद मोहब्बत का तरसा हुआ है। उसने भी अकेले ही जिंदगी गुजारी है। मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है और कुछ दिन बाद भाई ने भी एक अच्छी लड़की से शादी कर ली। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।